नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, ये सीरीज चल रही है, इसका ये सेशन नंबर 6 है। चलिए बढ़ते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन पॉइंट सोर्स प्रदूषण का उदाहरण है? विकल्प है किसी फैक्ट्री के नाले से निकलता हुआ रसायन, तेल रिफाइनरी के चिमनी से निकलता हुआ धुआं, कृषि खेतों से बहकर आने वाला उर्वरक युक्त पानी, या कह रहा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का मुख्य निकास द्वार। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें? तो देखिए इसमें विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, कृषि खेतों से बहकर आने वाला उर्वरा युक्त पानी। अच्छा देखो, इसमें समझने वाला बात क्या है कि नॉन पॉइंट सोर्स कह रहा है। तो नॉन पॉइंट सोर्स किसे बोलेंगे? नॉन पॉइंट सोर्स उसे बोलेंगे जिसे, देखो इसमें नॉन पॉइंट सोर्स है ना, तो नॉन पॉइंट सोर्स किसे बोलेंगे? नॉन पॉइंट सोर्स उसे बोलेंगे जैसे जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है। ठीक, इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है। जैसे बारिश के पानी के साथ खेतों के साथ बह के चले आया, ठीक, गया तालाबों में मिल गया, तो ये नॉन पॉइंट सोर्स बोलेंगे। तो नॉन पॉइंट सोर्स के अंतर्गत कौन आ जाएगा? ये कृषि खेतों से बहकर बाहर आने वाला उर्वरक युक्त पानी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 5000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो तृतीयक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा मिलेगी? देखिए तो इसको लगाया जाएगा 10%। लिंडमैन का नियम क्या है? 10%। ठीक, लिंडमैन का नियम कितना है? 10%। अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि तृतीयक कह रहा है, किस पे कह रहा है? तृतीयक पे कह रहा है ना। देखो तृतीयक पे कह रहा है, एक मिनट, देखो तृतीयक पे कह रहा है, तो पहले हम लोग 5000 का 10% निकालेंगे। किसका? ये एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए 5000 का पहले हम लोग 10% निकाल लेंगे। तो 10% कितना होगा इसका? 10/100, तो बराबर कितना आएगा? 500 जूल। अच्छा ये फर्स्ट है, अब सेकंड निकाल लेंगे इसी पर। ठीक, देखिए इसी पे क्या हम लोग निकालेंगे? सेकंड वाला निकाल लेंगे, ये सेकंड। अब 500 का 10% निकाल लेंगे, 500 का 10/100, तो कितना हो जाएगा ये? 500 का 10/100 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसको ये 10/100 कर देंगे, बराबर 50 जूल। अच्छा तृतीयक है तो थर्ड वाला निकाल लेंगे, 50 का हम लोग निकाल लेंगे 10%, तो 50 का 10% कितना होगा? 50 का 10% कितना होगा? 5 जूल। ठीक, देखो अब इसमें समझने वाली बात थी, आप समझ गए होंगे। कोई मिला के जैसे तृतीय कौन होता है ना, 3 श्रेणी की बात कर रहा है। कितने बात कर रहा है? 3 श्रेणी की बात कर रहा है। तो पहले के जब 500 का हम लोग निकालेंगे, जैसे जब हम लोग 500 का निकालेंगे 10% तो कितना आएगा? 500। और जब हम लोग निकालेंगे इसका 500 का 10% निकालेंगे, द्वितीयक में जाएगा। देखो पहले में गया तो 500 का 10% निकाले, कितना हो गया? 500। द्वितीयक निकाले 500 का 10% कितना हो गया? 50। और जब तृतीयक वाला निकाले तो देखो 50 का 10% निकाले तो कितना हो गया? 5 जूल। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 5 जूल। जब एक ऊर्जा स्तर से तीसरे, पहले में जाएगी तो 500, तीसरे में जाएगी तो कितना हो जाएगा? 5 जूल। यही विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? बी, सी विकल्प 5 जूल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है ग्रीन वॉशिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन वॉशिंग पूछ रहा है ना। वनों को काटकर वहां नए पौधों का रोपण करना, किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का झूठा या भ्रामक दावा करना, नदियों के पानी को रासायनिक विधि से साफ करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाला बजट। तो देखिए ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग एक संस्था के तहत काम करता है। जैसे जो पर्यावरण के लिए कुछ खास नहीं करते, लेकिन विज्ञापनों के जरिए जनता को
भरोसा दिलाती है, इसको क्या बोलेंगे? ग्रीन वॉशिंग। मतलब जमीन पे ना होगा लेकिन विज्ञापनों के जरिए इसको दिखाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प। यानी किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का झूठा दावा, झूठा या भ्रामक दावा करना, विज्ञापन के जरिए अगर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन वॉशिंग। मतलब जमीन पे कुछ नहीं है लेकिन आप उसको विज्ञापन के जरिए दिखा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, समझ में आया? ग्रीन वॉशिंग किसे बोलेंगे? मतलब जमीन पे कुछ ना करना, केवल विज्ञापन के जरिए ही दिखाना, जैसे आज की सरकारें कर रही हैं। ठीक, तो किसमें जाएगा ये? ग्रीन वॉशिंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बायोरोमोडिशन तकनीक क्या है? यानी जैव उपचारण, जो जैव उपचारण है इसे, ये कौन सी तकनीक है? पूछ रहे हैं क्या है? पौधे में लगने वाले रोगों का जैविक नियंत्रण, जीवों जैसे बैक्टीरिया या कवक का उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषकों और जहरीले तत्वों को हटाना, प्लास्टिक को पिघलाकर सड़क बनाना, या वनों की कटाई रोकने के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग। तो ये क्या है? बायो रेमिडिएशन यानी जैव उपचारण, जीवों का उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषकों और जहरीले तत्वों को हटाना। मतलब जीवाणुओं के द्वारा पर्यावरण को साफ करना क्या कहलाएगा? बायो रेमिडिएशन या जैव उपचारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण मुख्य रूप से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्ष भर एक समान रहता है। देखिए अंटार्कटिका में जब बसंत ऋतु आती है यानी सितंबर से अक्टूबर, तब क्या होता है? ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी विकल्प। बसंत ऋतु सितंबर से अक्टूबर में जो ओजोन क्षेत्र का निर्माण मुख्य रूप से किस मौसम में स्पष्ट दिखाई देगा? बसंत ऋतु। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अच्छा ये बताइए, जो ओजोन परत है ना, ओजोन क्षेत्र, ये किसके कारण हुआ है? किस गैस के कारण? ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो कौन सी गैस है वो? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत को ही तेजी से नष्ट करती है। अच्छा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओजोन से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ओजोन से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इतना याद रखिए। कब हुआ था ये? 1987 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? केवल जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कोहरा। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध, जो आपको धुंध धुंध या फॉग दिखाई पड़ता है, इसमें कौन सा घटक होता है? तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और सूर्य का प्रकाश होता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अच्छा ये कार्बनिक यौगिक के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और भूरे रंग के स्मॉग बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? भूरे रंग के स्मॉग बना लेते हैं। अच्छा O3 भी इसमें, O3 जो है, ओजोन जो है ना, ये प्राथमिक प्रदूषक तो नहीं है लेकिन द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में ये आता है ओजोन। ठीक है, ओजोन किस कौन से प्रदूषण है? प्रदूषक है ओजोन, द्वितीयक प्रदूषक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को शीत मरुस्थल कहा जाता है? शीत मरुस्थल यानी ठंडा रेगिस्तान, कच्छ, कारण, दिहांग दिवांग, पिन वैली, मन्नार की खाड़ी। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? देखिए अगर आपको इसमें लद्दाख दे देगा तो आप लद्दाख को प्रेफर करेंगे, लेकिन पिन वैली दिया है ना, तो हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है पिन वैली, तो ये भी एक शीत मरुस्थल के क्षेत्र में आता है। शीत मरुस्थल के रूप में इसको भी जाना जाता है। शीत मरुस्थल का मतलब जो क्षेत्र बर्फ से ढका ढका हो, ठीक, उसी को बोलेंगे कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। हिमालय क्षेत्र में ना, ये हिमालयन क्षेत्र में पड़ेंगे। ठीक है, जितने भी कोल्ड डेजर्ट आपको मिलेंगे ये हिमालय क्षेत्र में पड़ेंगे। अब जैसे पिन वैली हो गया, ये हिमाचल प्रदेश का, लद्दाख हो गया, लेह हो गया, ठीक, चंद्रताल हो गया। एक चंद्रताल, वो चंद्रताल पार्क भी है ना, वो नेशनल पार्क है चंद्रताल, जिसमें हिम तेंदुओं का संरक्षण किया गया है। ठीक, हिम तेंदुआ मतलब जो बर्फ, मतलब पहाड़ ठंडे इलाके प्रदेशों में रहते हैं ना, उनको हिम तेंदुआ बोलते हैं। तो इनका संरक्षण कहाँ किया गया है? चंद्रताल नेशनल पार्क में।
चंद्रताल नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एंडोब्यू। एंडोब्यू को क्या बोलते हैं? अस्थानिक प्रजाति इसको बोलते हैं। से क्या तात्पर्य है? एंडोब्यू से क्या तात्पर्य है? जो प्रजातियां दुनिया के हर क्षेत्र कोने में पाई जाती हैं। दूसरा विकल्प है ऐसी प्रजातियां जो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं और प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं पाई जाती। वह प्रजातियां जो प्रयोगशालाओं में विकसित की जाती हैं, जो पूरी तरह, चौथा विकल्प है जो पूरी तरह विलुप्त हो गई। तो देखो एंडोब्यू का मतलब अस्थानिक प्रजाति। अस्थानिक प्रजाति से क्या समझ पाए? जो एक विशेष स्थान में पाई जाए, जो एक खास जगह में पाई जाए, दुनिया में और कहीं नहीं मिले, उनको क्या बोलेंगे? अस्थानिक प्रजाति। ठीक, जैसे देखो अपने यहाँ पश्चिमी घाट में क्या पाया है? लाइन टेल्ड पाया जाता है ना, मकाक इसी को बोलते हैं। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, एक बंदर है ये मकाक, जिसको क्या बोलते हैं? लाइन टेल्ड, शेर की पूंछ जैसा बंदर है। ठीक, तो ये कहाँ पाया? स्पेसिफिक क्षेत्र इसी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? एंडोव्यू। तो एंडोव्यू के लिए कौन सा विकल्प आप सही करेंगे? ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित हों और प्राकृतिक रूप से कहीं और न पाई जाएं, तो उनको क्या बोलेंगे? एंडोव्यू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैसों का सही युग्म कौन सा है? CO2 प्लस CH4, SO2 और NO2, O3 और CFC, CO और N2। तो देखिए अम्लीय वर्षा दो गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है लेकिन मुख्य दो याद रखिए, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड दे या NO2 दे दे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये क्या होता है? जब बादल से पानी गिरता है ना तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना, ये SO2 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है H2SO4। और जो NO2 जब क्रिया करता है तो क्या बना लेता है? HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ये बारिश के साथ पानी पे गिरते हैं। अच्छा SO2 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इसको क्रेकिंग गैस, SO2 को क्या बोलते हैं? क्रेकिंग गैस बोलते हैं। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? SO2 और NO2। तो इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि अम्लीय वर्षा कब होगी? जब SO2 के साथ क्रिया होगा तब क्या बना लेगा वो? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा तब क्या बना लेगा? HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या दर्शाता है? जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी। कहाँ हुआ था ये? ईरान में। ठीक, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित क्षेत्रों का संरक्षण करता है। तो ये कह रहा है कि इसके तहत जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये क्या दर्शाता है? दुनिया के सबसे बड़े जंगलों की सूची, अत्यधिक प्रदूषण वाले महासागरों का डेटा, ऐसी आर्द्र भूमियां जहां मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र में परिवर्तन हो चुका हो या हो रहा हो, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों का रिकॉर्ड। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या करता है? ये ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र में परिवर्तन या तो हो चुका है या परिवर्तन होने की संभावना है। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया इसमें? सी विकल्प। ऐसी आर्द्र भूमियां जहां मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र में या तो परिवर्तन हो चुका है या हो रहा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पारिस्थितिकी में सिंकोलॉजी का क्या अर्थ है? सिंकोलॉजी पूछ रहा है आपसे ना, तो सिंकोलॉजी का क्या अर्थ है? किसी एक ही पौधे या जीव को उसके पर्यावरण के साथ संबंध, एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के पूरे समुदाय या उसके पर्यावरण के साथ संबंध, समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों का अध्ययन। डी विकल्प है पहाड़ों पर पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन। तो देखिए सिंकोलॉजी का मतलब होता है एक विशेष स्थान यानी एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियां, मतलब स्थान एक हो लेकिन जहां जो वहां उस स्थान पे जो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है ना, या पूरे समुदाय और उसके पर्यावरण के साथ संबंध, मतलब उस विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्त प्रजातियों का किसी पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसको किससे दिखाते हैं? सिंकोलॉजी। उसको उस अध्ययन को क्या बोलेंगे? सिंकोलॉजी या समपारिस्थितिकी। ठीक, तो विकल्प आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों को पूरे समुदाय या उसके पर्यावरण के साथ संबंध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कार्बन टैक्स
लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन था, पूछ रहा है आपसे ना। फिनलैंड, भारत, अमेरिका, चीन। तो देखिए फिनलैंड, कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड ने ये इसलिए लगाया कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो विकल्प आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक, एक मिनट, ये देखिए, एक मिनट, देखिए इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? फिनलैंड। क्या हो रहा है? फिनलैंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है किस महासागर या देश के पास स्थित है? भारत के हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर में, ब्राजील अल्टार्कटिक महासागर, मेडागास्कर हिंद महासागर। देखो भारत किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर का, ब्राजील अटलांटिक महासागर का, मेडागास्कर हिंद महासागर का। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसी को कोरल रीफ भी बोलते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फ्लाई एश में मुख्य रूप से कौन सी जहरीली भारी धातुएं पाई जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? पहले तो ये नहीं कि फ्लाई एश क्या है। फ्लाई एश जो कोयला जलता है ना, उसकी राख को, जब वो राख उड़ के हवा में मिल जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लाई एश। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि किसकी अधिकता होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो इसमें अधिकता किसकी होगी? सिलिका, लेड, आर्सेनिक और कैडमियम की। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प।